बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो अहम बातों पर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, तो उस पे जो एक लार्जर बेंच तश्कील दी उसकी आज हेयरिंग थी, क्या हुआ और फिर नेक्स्ट क्या होने वाला है। और दूसरा ये है कि जो पनामा की जो GIT थी और उसमें ख़ुसूसी तौर पर जो वॉल्यूम 10 था, उस हवाले से एक अहम शख्सियत ने इंटरव्यू दिए और अजीब तरह के इंकशाफात किए हैं। तो वो भी हम आपसे ही जानेंगे कि वो मामला क्या है। आज जो हेयरिंग हुई है उसको मेरे ख़्याल में 1 हफ़्ते तक डिले कर दिया है, मौखर कर दिया है। इस हफ्ते तक नहीं, अगले हफ्ते तक का लेकिन सारी चीज़ें 3 दिन तक। अच्छा, तो सारी चीज़ें तो अभी इस हद तक तो क्लियर नज़र आ रही है ना कि दो इदारे आपस में बिल्कुल टकराव की पोजीशन में, कहीं से कोई नरम गोशा या कोई मुफाहमाना पॉलिसी नहीं नज़र आ रही, या कोई बातचीत का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या कोई बैक फुट पे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये इदारों का टकराव बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है। ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में इदारों का आपस में टकराव इस तरह तो पहले नहीं देखा गया। यानी एक कहीं ना कहीं गालिब आ जाता था, दूसरा थोड़ा बैक फुट पे चला जाता था। अब क्या सूरत हाल बन रही है? अब तो ये बात क्लियर है कि ये शख्सियात की जो लड़ाई है, ये शख्सियात की लड़ाई है और इसको इदारों की लड़ाई में ढाल दिया गया है। अब हुआ ये है कि ये जो बिल था कौमी असम्बली में, इस बिल के पीछे थी वकला तंजीम। वो अभी से अब तो क्योंकि ये जो टाइमिंग थी ना इस बिल के पास करने की या इसको पेश करने की, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उधर से सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस के हवाले से आर्डर दे चुकी थी, इधर से पार्लियामेंट ने इस बिल की अप्रूवल वो कर दी। तो अब गुमान भी यही गया कि जी ये सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ये बिल किया गया। अच्छा, इसमें जो फ़र्द वाहिद का जो किरदार था ना, उसको महदूद करने की एक लेजिस्लेशन थी, कानून साजी थी। फ़र्द वाहिद का अंदर जी वो था चीफ जस्टिस। अब ये केस भी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट था, और आज जब बेंच बना तो उसके जो हेड हैं तो वो भी चीफ जस्टिस साहब खुद हैं। अब जिस बुनियाद पर ये केस बना, मतलब बिल पास किया गया था, जिन वजूहात पर, जिस पर पार्लियामेंट कह रही है कि हमने ये इसलिए कानून साजी की है, तो ऐन वही इकदाम आज फिर अदलिया में नजर आया। इस बिल का जो मोटा मोटा वो था ना, सही यही था कि एक तो चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, ऐसे नहीं ले सकेंगे, मतलब उसको लेने के लिए उनको पहले 3 बड़े जजेस के साथ बैठ के मशवरा करना होगा। और फिर दूसरी चीज थी कि कोई भी बेंच जो बनेगा तो उसमें भी मोस्ट सीनियर जजेस के साथ चीफ जस्टिस जो होगा ना वो बैठ के कंसल्ट करेगा, फिर उसके बाद बेंच की तश्कील होगी। आज इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमातों ने ये बात शिद्दत से महसूस की है कि कोई भी सियासी केस जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो उसके अंदर मखसूस चंद पर्सनल्स हैं जिनको बिठा दिया जाता है। और ये बात होगा कि ये वही लोग हैं जो मुसलसल बार बार पार्लियामेंट में मौजूद पार्टीज के अगेंस्ट फैसले दे रही हैं। मैं पार्लियामेंट में मौजूद इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक बड़ी पार्टी क्योंकि बाहर है, तो इस बेंच को उसका हिस्सा शुमार किया जाता है। 11 पार्टीज अलग साइड पे मतलब वो कर रही हैं अपना, उसका हिस्सा तो इसलिए शुमार किया जाता है ना कि मखसूस जजेस की उनके रहनुमाओं को बुलाकर सुना जाता है, और जो मुखालिफ फरीक है उनके वकला को भी नहीं सुना जा रहा, वो फरीक को तो दूर की बात है। तो ये तासुर तो बहुत मजबूत है ना कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को जो लीड करने वाले हैं वो किसी एक पार्टी के साथ एफिलिएशन रखते हैं। एक तो वो मालूमात हैं जो अंदर की हैं कि आप किस तरह अपने लोअर कोर्ट को ये आर्डर जारी करते हैं कि आप इस तरह के फ़ैसले करें, समझ आ गई ना। अब एक तो ये चीज़ है, और एक चीज़ वो है कि जो एक अवामी परसेप्शन है वो भी अब ये क्लियर हो गई है कि पार्टी एफिलिएशन वाले तौर पर नज़र आ रही है। तो अब जैसे ही ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल के ऊपर जो पिटीशन दायर की गई है ना, वो 3 बड़े नाम हैं जी। राजा वो क्या नाम उनका, फिर चौधरी गुलाम हुसैन है, ये मारूफ एंकर पर्सन हैं, और इनके साथ हैं जी समी इब्राहिम। तो इनकी दरख्वास्त के ऊपर ये तो फ़ौरन ही वो तश्कील दे दिया गया बेंच, और फुल कोर्ट का बजाय यहाँ पर भी एक 8 रुकनी लार्जर बेंच। अच्छा, 8 रुकनी फिर वही है जिसके खिलाफ ये बात चली थी कि उसमें 8 के 8 हम नजरिया जजेस बैठ गए हैं। तो ये बात, ये तासुर मेरे ख्याल में जो हुकूमती हलकों की तरफ से है
कि मौजूदा अदलिया के अंदर जो भी सियासी वो केस सुना जा रहा है वो तासुब की बुनियाद पर हो रहा है, उसके अंदर जजेस, तो वो फिर स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है, मजबूत होता नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आज़म नदीर तारड़ साहब ने भी एक एतराफ़ किया ना कि जब जजेस तैनाती के हवाले से इजलास हुआ था तो उस वक़्त भी सवालात उठाए थे, हुकूमत ने किस तरह के फ़ैसले कर दिए, यानी फिर उसे नज़रिए के हामिल जजों को आप सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने, जूनियर जजेस से वो मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसको भी यहाँ पर रोंदा गया था। अच्छा, मतलब सीनियर जजेस जो होते हैं ना हाई कोर्ट के, उनको प्रमोट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर ये 2 जजेस हैं जिसमें जस्टिस शायद वहीद साहब हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। तो आयशा मलिक के हवाले से क्योंकि इंसानी हकूक़ की तंजीमें और बाहर से कुछ दबाव आ गया जी, फर्स्ट टाइम कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई लेडी जज जा रही है, तो लेकिन जो जस्टिस शायद वही थे तो इनके बारे में यही वो था कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना इसको एक गेम लेवलिंग करना चाहते हैं। एक तरफ ये बात क्लियर है, ये हमारी उसकी मतलब इस हम नहीं ये वो कर रहे, कोई बच्चे नहीं हैं, पाकिस्तान की आवाम देख रही है। एक तरफ जस्टिस फायज़ ईसा साहब हैं, जस्टिस जाजा अफरीदी हैं, जस्टिस मंदू खैल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जस्टिस तारिक हैं, ये इनको किसी भी आप बेंच में नहीं देखते। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ये 8 जजेस हैं जो आज बैठे हैं, तो ये दरार तो बजाय इसके कि चीफ जस्टिस एक बड़ा किरदार अदा करते और इस तासुर को ख़त्म करते। कुछ हमें ख़बरें मिली भी थी कि चीफ जस्टिस ने मुलाकातें की हैं जजेस के साथ और सारा, और फिर एक कोई फुल कोर्ट मीटिंग भी होने दे, लेकिन आज इस लार्जर बेंच से लग रहा है कि कोई इस तरह की वो नहीं है। इधर से चीफ जस्टिस साहब भी मद्दे मुकाबिल हैं और उधर से पार्लियामेंट भी नहीं, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। रिजल्ट का क्या नज़र आ रहा है? मुझे तो लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को ख़त्म करेगी, पार्लियामेंट फिर पास कर देगी और ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। देखो अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ भी है, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के पास कोई 3 माह रह गए हैं, 3-4 माह रह गए हैं। आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं, वो इसके हक में हैं, इस बिल के, हाँ जी, इस कानून साजी के, उनका एतराज़ नहीं है, बल्कि वो तो खुद भी डिमांड कर रहे थे कि इस तरह की वो कोई होनी चाहिए, मतलब प्रोसीडिंग और सारी वकला बिरादरी की जो मेजॉरिटी है वो भी इस केस के साथ है। और अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी बाकायदा तौर पर ऐलान किया है बाइकआउट का इस बेंच के बाद। अच्छा, एक और हैरान कुन तौर पर बात, इमरान खान के जो इस वक्त वकील हैं और इमरान खान की पार्टी के सबका जो बड़े रहनुमा गुजरे हैं, और आजकल वो मतलब ऑफिशियली तौर पर तो उन्होंने रिज़ाइन नहीं की तरीके इंसाफ, लेकिन वो साइड पर हो गए, हामिद खान और सलमान अकरम राजा साहब। इन दोनों ने सलमान अकरम राजा ने तो कहा, उन्होंने कहा कि मुझे खुद धचका लगा है, लार्जर बेंच की तश्कील नहीं होनी चाहिए थी, और अभी तो ये बिल पास भी नहीं हुआ। अभी तो ये बिल पास होना है अगर दोबारा, क्योंकि सदर को भेज दिया गया है। अब अगर सदर साइन नहीं करते कानून अभी नहीं, हाँ मतलब बिल पास हो, कानून नहीं बना, तो कानून बनने के बाद इसके ऊपर कोई वो होनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट इसको वक्त से पहले टेक कर रही है। तो जब खुद इमरान खान के वकील भी इस बात के ऊपर हैरान है, तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मामलात किस नैश पर चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ जिक्र की थी वॉल्यूम 10 के हवाले से, वो क्या है, आप कुछ बता रहे थे? अच्छा, वॉल्यूम 10 का जो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो शोर था ना, वो ये था कि उसके अंदर भाई जिक्र है जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ और इन लोगों के कारनामे हैं। हाँ जी। और उसमें बड़ा जिक्र था इंडिया के हवाले से, और उसका एक तहरीक इंसाफ ने बड़ा शोर भी उठाया था इस हवाले से कि जी इस वॉल्यूम 10 को इसलिए भी सेंसिटिव करार दिया गया था कि इसके अंदर वो राज हैं जो नवाज शरीफ ने गैर मुल्कों को, दुश्मन मुल्कों को मतलब दिए हुए सारा। तो ये बात कल उस वॉल्यूम 10 के जो जजेस थे उन्होंने उसने कहा, जस्टिस रिटायर्ड इजाज़ अफजल साहब, ये पनामा जज थे, मतलब पनामा बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कहा जी इसमें ऐसी कोई सलामती वाली कोई बात नहीं थी। अच्छा। सलामती के हवाले से इस वॉल्यूम 10 के अंदर कुछ भी नहीं था। ये नवाज शरीफ के कारोबारी मामला थे जो दूसरे मुल्कों के साथ हैं, उसमें पाकिस्तान की सलामती का कोई कंसर्न नहीं था। अच्छा, ये वो बहरहाल वो जो भी वो तो उस टाइम भी हम भी नहीं, ये तो हमारी एक रिवायत रही है ना, एक फैसला हो जाता है, मुजरिम को सजा भुगत जाता है, फिर हकीकत सामने आती है, ये मसला है। फिर उसमें उन्होंने वो भी कहा, उन्होंने कहा जी ये जो कामा था ये भी एक जेन्युइन चीज़ थी, और जो सैलरी थी वो नवाज शरीफ ने 4 साल ली थी, लेने मतलब पॉकेट में नहीं डाली, अकाउंट में आई थी नवाज शरीफ के, और ये बात इन्होंने डिफेंड नहीं की थी।
नवाज शरीफ के वकीलों ने भी, और इन्होंने ये बात डिफेंड नहीं की थी। और वो तनख्वाह एक्चुअल नवाज शरीफ की मलकियत बनी थी, लेकिन कागजात में क्योंकि शो नहीं थी तो इसलिए उनको इस बुनियाद पर नायल किया गया था भाई ये ग्राउंड रियलिटी थी या। लेकिन नवाज शरीफ ने वो सैलरी भाई वापस कर दी थी, और वो लगभग कोई 10,000 दिरहम बनती थी जो पर मंथ सैलरी थी। तो काफ़ी बड़ी भी रकम बनती थी। उसका शो ना करना कागजात नामजदगी में, ये 62F का जो वो था क्या कहते हैं उसको आर्टिकल के, तो वो हम तो सुन रहे थे वॉल्यूम 10 में ये है कि मिसाइल उस इसराइल को दिए गए और पता नहीं क्या क्या एटमी असासे किसको बेचे गए, ये चीज़ ये अब उस शख्स ने जो खुद अपनी ज़बान से कहा कि अच्छा। फिर उन्होंने एक और बात ना कहा जी, मैं नवाज शरीफ की ताहयात नहली के फैसले के साथ नहीं हूँ। मेरी जो राय और मेरा वो ये था कि कोई 2-3 साल की नहली हो सकती थी। और तो ये अब कह रहे हैं जब हो गया काम कर लिया। इसका एक और तासुर भी जाता है कि ये अचानक से आजकल रिटायर्ड लोगों के जो इंकशाफात आ रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में एक और जंग की तैयारी है। वो क्या जंग है? कि क्योंकि मुसलसल जब साकिब निसार साहब को और इसको अटैक किया जा रहा था मरियम नवाज़ की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से और PDM की तरफ से भी उनमें, तो मेरे ख्याल में ये उन हवाले से उनको बुलाया गया कि आप आएँ, कुछ हजूर हमारे हक में कोई तो आए ना हमारे साथ खड़ा हो। अच्छा, तो शायद इस हवाले से ये उनको उनकी रीलॉन्चिंग कह लें। लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि मरियम नवाज़ बरी हो चुकी हैं केस से, वो अब इलेक्शन लड़ने के भी अहल हैं। और अनकरीब नवाज शरीफ के भी मामलात अब ये देखा जाएगा कि वो जद्दा से ही फाइनल हो जाते हैं या उसका मरकज़ दोबारा लाहौर बनेगा या लंदन बनेगा, ये बात का। बहरहाल वॉल्यूम 10 वो जिस तरह वो तहरीर, अच्छा फिर उसमें उन्होंने एक और चीज़ का भी जिक्र किया ना जस्टिस इजाज़ साहब ने, उन्होंने कहा जी कि ये जो व्हाट्सअप वाला मामला है ना, JIT व्हाट्सअप पर बनी, और वो कहते ये खामखा उछाली गई। हुआ ये था कि हमने हुकूमत से नाम मांगे थे, और हुकूमत ने जो नाम दिए थे तो हमने कहा था कि इनकी क्रेडिबिलिटी पर हमें शक है उन अफसरान की। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सअप किया था SCCP के उसको चेयरमैन को कि ये वाले नाम निकाल दें, हमें और नाम दें। तो वो व्हाट्सअप, तो बहरहाल ये बात तो फिर एडमिट हो गई कि व्हाट्सअप पर कुछ ना कुछ हुआ है। अपने तौर पर तो वो इसकी तरदीद कर रहे थे व्हाट्सअप JIT की, लेकिन इकरार भी तो कर रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने व्हाट्सअप किया था SCCP चेयरमैन को कि ये वाले नाम हम हटा रहे हैं, दूसरी JIT में मतलब दूसरे नाम शामिल होंगे।